हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम बात कर रहे थे स्टेट चेंज की, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। उसमें हमने देखा था लास्ट टाइम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर से। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी था जिसमें पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उससे हम डिसाइड कर रहे थे कि ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या तो गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम टेम्परेचर की हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं और प्रेशर की हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की इफ़ेक्ट तो हमने ऑलरेडी देख ली है, अभी देखते हैं प्रेशर की इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, व्हाट विल हैपन when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder, will the particle come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? कर सकते हैं ना। देखो मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर कम था, फिर हमने नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई किया तो देखो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था वो पहले ज़्यादा था, अभी बहुत ही कम हो गया। और ज़्यादा मैंने प्रेशर नीचे की ओर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स एकदम नज़दीक नज़दीक आ गए। तो आप बोल सकते हो कि गैसियस में से लिक्विड और लिक्विड में से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो प्रेशर की भी इफ़ेक्ट होती है स्टेट ऑफ मैटर पे। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो प्रेशर इंक्रीज करना है और टेम्परेचर डिक्रीज करना है। ठीक है, अगर आप गैसियस स्टेट को लिक्विड फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो प्रेशर इंक्रीज करना है और टेम्परेचर डिक्रीज करना है। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? देखो यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात, कार्बन डाइऑक्साइड जनरली होता है गैसियस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली मिलता है गैसियस स्टेट में, जो हम सांस में से बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर मतलब क्या? तो ये प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया और उस हिसाब से यूनिट बनता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। तो ये जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसका मतलब रहेगा कि जो ओशन है उसकी सरफेस पे हवा का जो प्रेशर है वो जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो हमें मिलता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप पास्कल में कन्वर्ट करना चाहो तो 1.01 इंटू 10⁵ कर सकते हो। ये 3 आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, समझो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड में से लिक्विड बनता है और लिक्विड में से गैस बनता है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड में से सीधा आ जाता है गैसियस स्टेट में।
समझ में आया? मतलब ये ड्राई था और ड्राई ही रहेगा, इसीलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बोला जाता है ड्राई आइस। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों बोला जाता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Clear? तो ये साइंटिफिक रीजन में आ सकता है। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों की कंबाइन इफेक्ट से आपको पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। क्लियर? ओके, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, देखो। अगर कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, याद रखना ये सारी प्रोसेस का नाम। अगर सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हो तो वो प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूज़न, और लिक्विड से सॉलिड में आते हो तो सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? उधर जाते हैं। लिक्विड से अगर आप गैस में जाते हो तो वेपराइजेशन, और गैस में से अगर लिक्विड में वापस आते हो तो कंडेंसेशन। सेम वे सॉलिड में से अगर गैसियस स्टेट में जाते हो तो सब्लिमेशन, और गैसियस स्टेट में से सॉलिड में आते हो तब भी सब्लिमेशन। ओके, तो ये जो डायग्राम है उसी के बेस पे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आप इसकी हेल्प से करोगे। ओके ओके, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहीं पे था, देखो ये, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो आप अभी लिख सकते हो कि अगर सॉलिड में से ये लिक्विड में जा रहा है तो ए का नाम क्या हो सकता है, वो आप पता लगा सकते हो। क्लियर? सेम वे अगर लिक्विड में से गैसियस स्टेट में जा रहा है तो वो बी प्रोसेस है, तो उसका नाम आपको पता चल सकता है। तो हर एक कन्वर्जन के लिए नाम आपको ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है, उसी में से देख के यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ओके, अभी वापस आ जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। समझो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर आपको सेल्सियस में चाहिए तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस क्या करना पड़ेगा, 273। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, 300, तो 300 माइनस 273 करो तो जो बचा वो आंसर 27 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला जाए 573 तो माइनस 273 करो तो ये 300 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये आंसर आ गए। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, और वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी बात करते हैं व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट होगा, गैसियस स्टेट, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, 250 डिग्री सेल्सियस है। चलो 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हमने बात की थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है वो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपको लिक्विड में भी मिल सकता है, और ज़्यादा हीट अगर एब्जॉर्ब कर ली है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी बन सकती है, मतलब गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गैसियस फॉर्म और यहाँ पे लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ पे लिखा है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो इसका डिस्कशन भी हमने कर लिया था जब हमने लेटेंट हीट पढ़ा था, क्योंकि जो हीट यूज़ हो रही है वो बॉन्ड
ब्रेक करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने में यूज़ हो रही है, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता था। फिर एक और, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर। क्लियर। अभी बात करते हैं इवोपरेशन। तो यहाँ पे लिखा है देखो, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। समझो कि सपोज घर पे रस्सी पे कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। सपोज डे टाइम है तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। अब वाटर है वो वेपराइज होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर भी कपड़े तो सूख जाते हैं। वहाँ पे ना हमने कोई प्रेशर अप्लाई किया है, ना हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, फिर भी वाटर है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब हर बार ज़रूरी नहीं कि टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल। देखो वाटर को आप ऐसे ही खुले में रख दो तो धीरे धीरे वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तभी वो वेपराइज होता है, ठीक है। और क्लोथ को आप ऐसे ही सूख पड़े रहने दो तब भी वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है देखो, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे एट a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy, क्योंकि वो moving है और energy associated with motion is known as kinetic energy. तो in the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor. तो यहाँ से आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर at any temperature below its boiling point is called evaporation. evaporation की डेफिनेशन पूछे तो यहाँ पे आपको मैंने अलग कलर से दिखाई हुई है, ओके। evaporation का मतलब क्या रहेगा कि सपोज ये वाटर है और ये वाटर की सरफेस है, ठीक है ना। अब ये सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग होते हैं और जिनके पास काइनेटिक एनर्जी इनफ होगी कि वो अंदर का जो वाटर का ही अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके हवा में जा सके, तो वो पार्टिकल्स इवोपरेट होंगे और बाहर निकलेंगे। जिनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है वही बॉन्ड्स को ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं और ये प्रोसेस को हम बोलेंगे इवोपरेशन, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमने बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, ना तो हमने प्रेशर में कोई चेंज किया है, फिर भी स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.14 देखो, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड keep it near a window or under a fan.
Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. देखो 3 टेस्ट ट्यूब आपने लिए, ठीक है ना। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर आपने 5 ml तक पानी भरा, ओके। टेस्ट ट्यूब एक ही ली है, 5 ml का जो वाटर है वो आपने 3 बार अप्लाई किया है। तो फर्स्ट टाइम आपने रखा टेस्ट ट्यूब के अंदर और विंडो या तो फैन के पास लेके गए, वहाँ पे रहने दिया। सेकेंड टाइम आपने लिया 5 ml वाटर, बट इस बार हमने लिया है ओपन चाइना डिश में। और थर्ड टाइम भी हमने ओपन चाइना डिश में ही लिया है, बट सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में डिफरेंस क्या है। सेकेंड टाइम हमने लिया था तब हमने वो चाइना डिश को विंडो के नज़दीक या तो फैन के नीचे रखा था, और थर्ड टाइम लिया तब हमने चाइना डिश को रख दिया इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास, ठीक है। अब होता क्या है वो देखते हैं। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, समझना जो इवोपरेशन है ना वो सरफेस रिएक्शन है। इवोपरेशन है वो सरफेस रिएक्शन, मतलब अगर मैंने ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है और उसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, तो जो पानी इवोपरेट होता है वो ऊपर की सरफेस से ही होता है, तो इतना स्मॉल एरिया मिलेगा। बट वही अगर मैंने ओपन चाइना डिश में रखा होता तो वाटर पूरा फैला हुआ है, तो इतना बड़ा एरिया मिलेगा और हर एक जगह से पार्टिकल्स इवोपरेट हो रहे हैं, तो फटाफट इवोपरेट हो जाएगा। यहाँ पे इतने छोटे एरिया से इवोपरेट हो रहे हैं, मतलब क्या कि सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी इवोपरेशन ज़्यादा है, विंड की स्पीड ज़्यादा है तब भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। मतलब ये सारे फैक्टर से वो इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ इवोपरेशन को। तो यहाँ पे लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विथ कौन कौन सा, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सेकेंड कौन सा, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और थर्ड कौन सा, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर कम हो रही है तो इवोपरेशन फास्ट होगा, क्लियर। मतलब एटमॉस्फेयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कम रहेगा तो इवोपरेशन फास्ट होगा। और एक एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है। अब सभी कैसे अफेक्ट करते हैं वो भी देख लो। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी ऑल नो दैट evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. ठीक है ना, जब कपड़े को सुखाते हैं तब ऐसे ही रहने नहीं देते, उसको स्प्रेड कर देते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाए तो फटाफट सूख जाए। सेकेंड पॉइंट याद रखना है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। With the increase of temperature, more number of particle get enough kinetic energy to go into the vapor state, ठीक है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो हर एक पार्टिकल को टेम्परेचर की वजह से हीट एनर्जी मिलेगी, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी जिनकी इनफ हो गई वो वेपर फॉर्म में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस। समझो, एयर के पास फिक्स कैपेसिटी है कि इतने अमाउंट में वाटर वेपर्स को अपने अंदर रख सकती है। अब ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो
हमने जो पानी रखा है उसका इवोपरेशन फास्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एयर है, वो ज़्यादा वाटर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवोपरेशन डिक्रीज होगा, और ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो इवोपरेशन इंक्रीज होगा। एक पॉइंट ये याद रखना है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब स्पीड इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे with the increase in wind speed. The particle of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो अगर एग्जाम में आए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन, तो एक चीज़ आएगी सरफेस एरिया, सेकंड आएगा टेम्परेचर, थर्ड आएगा ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड स्पीड। क्लियर। अब बात करते हैं हाउ डज इवोपरेशन कोज कूलिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इन एन ओपन वेजल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। जब इवोपरेशन हुआ तब पार्टिकल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कर दी, तो जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने लॉस्ट कर दी है वो सराउंडिंग्स में से गेन करने की ट्राई करेंगे। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। क्यों? क्योंकि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वॉट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको ये केमिकल नाम है एसीटोन, ठीक है, वो आपकी हथेली में रखो तो क्या होगा? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट कोजिंग द पाम टू फील कूल। जो आपकी हथेली है उसमें से ये जो पार्टिकल्स है एसीटोन के, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट एब्जॉर्ब कर ली तो आपको क्या लगेगा? ठंडा महसूस होगा। ठीक है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेसिस। ठीक है ना। जब हम वाटर वेपर्स को, मतलब वाटर है उसको स्प्रिंकल करते हैं, तब आसपास आपको थोड़ा ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि उतनी हीट वेपोराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ हो जाएगी, और हीट अगर यूज़ हो गई तो आसपास सराउंडिंग में से हीट डिक्रीज़ हुई, मतलब थोड़ा सराउंडिंग है वो ठंडा बनेगा। ठीक है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन। तो हमें जो पसीना होता है वो भी इवोपरेशन की हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमें थोड़ा कूल महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो ये एग्जाम में भी आ सकता है डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो आंसर आपको लिखना है, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक सिस्टम है जो बॉडी को कूल करने की ट्राई करती है। ठीक है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gains energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. ठीक है ना। क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा आसपास तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लिक्विड है वो वेपोराइज होने की ट्राई करेगा, और जो वेपोराइज होगा तब लिक्विड कौन से स्टेट में जाना चाहता है?
तो लिक्विड जाता है गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हमने बोला था ना स्टेट चेंज करने के लिए एक लेटेंट हीट लगती है। लेटेंट मतलब छुपी हुई, हिडन। तो वो हीट यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। और अगर हीट यूज़ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से तो एब्जॉर्ब हो रही है। वो एब्जॉर्ब कहाँ से हो रही है? बॉडी में से। और बॉडी में से हीट अगर एब्जॉर्ब हो गई तो आपको ठंडा लगेगा, ठीक है ना। तो बॉडी है वो कूल बनेगी। तो कॉटन समझना, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी इवोपरेशन। कॉटन है वो जो ये स्वेट मतलब पसीना है उसको इजीली एब्जॉर्ब भी करता है और एटमॉस्फेयर के अंदर इवोपरेट भी कर देता है। तो जो लेटेंट हीट है जो एब्जॉर्ब हुई है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, बॉडी है वो कूल महसूस करेगी। क्लियर? तो आपको ये भी लिखना है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। एक और है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ग्लास है जिसके अंदर आइस कोल्ड वाटर है, तो उसके आसपास हमें बाहर की ओर क्यों पानी नज़र आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि कोई रूम है ग्लास से बना हुआ, उसमें हमने एसी ऑन कर दिया और बहुत ज़्यादा देर तक ऑन रहा, तो वो जो रूम के बाहर की साइड है वहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लिखा है, देखो आंसर, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, समझना वाटर वेपर कहाँ पे है? एयर के अंदर। एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो कूल डाउन होंगे। कूल डाउन होंगे तो गैसियस फॉर्म में से कौन से फॉर्म में आ जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में, और वो सरफेस के आसपास चिपक के रहेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी, एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। वो कौन से स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वो एनर्जी लूज क्यों करते हैं? यहाँ पे लिखा है ना लूजेज एनर्जी। लूज क्यों करते हैं एनर्जी? क्योंकि एयर का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे हाई होगा और आपका जो आइस कोल्ड जो टम्बलर था उसका टेम्परेचर लो होगा। तो हीट ऑलवेज फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहाँ पे था? एयर में। एयर में क्या थे? वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स ने क्या किया? अपनी हीट है वो लूज़ कर दी। हीट लूज़ कर दी तो खुद ठंडे हो गए। खुद ठंडे हो गए तो वो गैसियस फॉर्म में से आ जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, और वो लिक्विड फॉर्म हमें दिखाई देता है। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया है। ये सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, मतलब आप खुद लिख सकते हो। देखो ये है ना, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल better on a hot dry day? How does the water kept in an earthen pot become cool during summer? ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिए। ये अदर एग्जाम्पल्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। अभी बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। यही क्वेश्चन आपको इंटेक्स्ट में दिया हुआ था। देखो यहाँ पे ये 300 केल्विन एंड 573 केल्विन है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है 300 केल्विन एंड 573 केल्विन। तो इसका सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। चलो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करना पड़ेगा? 273। तो फर्स्ट का अगर मैं आंसर लिखूँ तो 25 प्लस 273, तो ये आपका आंसर आएगा 298 केल्विन। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है? 298 केल्विन है।
सेम वे यहाँ पे 373 है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या कर दोगे, तो TC है वहाँ पे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे 373 + 273, ये जो भी आंसर आए वो कर सकते हो आप। क्लियर? ओके। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो यहाँ पे आपको आंसर पता है, ठीक है ना, कि ये 100% इवोपरेट होता है, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में से कौन से फॉर्म में जाता है, तो सॉलिड फॉर्म में से सीधा बन जाएगा ये गैसियस फॉर्म में। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ये भी हमने जो पढ़ा था वो हॉट सिजलिंग फूड के लिए था। ये सेम ऐसा ही आंसर आएगा कि अरोमा ऑफ परफ्यूम है वो एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, इजीली डिफ्यूज़ होते हैं, क्योंकि गैस है वो गैस में इजीली डिफ्यूज़ होता है, और वो हवा के साथ आगे बढ़ेगा और सेवरल मीटर्स तक हमें वो स्मेल आएगी। ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म है। वाटर लिक्विड फॉर्म है इसलिए उससे ज़्यादा वाटर में, और सबसे ज़्यादा शुगर में क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म है। तो पहले नंबर पे आएगा ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे आएगा वाटर, और थर्ड नंबर पे आएगा शुगर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। चलो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट होगा वो लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, वेपोराइज्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज एट लिक्विड। ये आप खुद कर सकते हो। एन आयरन अलमारीज इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, यहाँ पे भी कोई मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है नहीं आयरन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वाई इज आइस एट 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट दी सेम टेम्परेचर। ये भी हमने ऑलरेडी इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लेटेंट हीट वाला जो टॉपिक था वो वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे स्टीम है वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट छुपी हुई होती है, मतलब एक्स्ट्रा हीट है, बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा हीट स्टीम के पास है। क्लियर? सेम वे कूलिंग में ज़्यादा आइस क्यों काम लगता है वाटर से, दोनों का टेम्परेचर सेम है फिर भी, क्योंकि वाटर के अंदर हीट ज़्यादा होती है और आइस के अंदर हीट कम रहती है, और जिसकी हीट कम वो कूलिंग में ज़्यादा हेल्पफुल है। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने आपको बोला था कि सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं, लिक्विड टू गैस जाते हैं, वो जो डायग्राम दिखाया था उसकी हेल्प से आपको इसके आंसर्स लिख देने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 फिनिश हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।